अध्याय 21 भाग 2। दिसंबर आ गया। इसके साथ ही ज्यादा बर्फ गिरने लगी। 5th ईयर के विद्यार्थियों पर तो जैसे होमवर्क का बर्फीला पहाड़ गिर गया। क्रिसमस के करीब आने से रॉन और हरमाइनी की प्रीफेक्ट की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उन्हें महल की सजावट के काम की देखरेख के लिए बुलाया गया। रॉन ने कहा, तुम चमकदार पन्नियां लगाने की कोशिश करके तो देखो, लेकिन पीव्स उनका दूसरा सिरा पकड़कर तुम्हारा गला घटने की कोशिश कर रहा हो। उन्हें 1st और 2nd ईयर के विद्यार्थियों की निगरानी करनी पड़ती थी, जो भारी ठंड के कारण ब्रेक के दौरान बाहर के बजाय भीतर रह रहे थे। रॉन ने कहा, वो बहुत ही आवारा और उद्दंड किस्म के हैं। हम जब 1st ईयर में थे तो निश्चित रूप से इतने बदतमीज नहीं थे। इसके अलावा उन्हें आर्गस फ्लिश के साथ शिफ्ट में गलियारों की चौकीदारी भी करनी पड़ती थी, जिसे लगता था कि छुट्टियों में विद्यार्थी लड़कर मनोरंजन करेंगे। रॉन गुस्से से बोला, उसके दिमाग में गोबर भरा है। वे इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि हरमाइनी ने घरेलू जिन्नों के हैट बुनने भी छोड़ दिए और इस बात पर परेशान होने लगी, और उसके पास सिर्फ 3 हैट बचे थे। बेचारा घरेलू जिन्न, जिन्हें मैं आजाद नहीं कर पाई। मेरे हैट नहीं बनाने के कारण उन्हें यहाँ क्रिसमस पर रुकना पड़ेगा। हैरी का दिल उसे ये बताने का नहीं हुआ कि उसकी बुनी हुई सारी चीजें डॉबी उठा रहा था। वो अपने जादू का इतिहास के निबंध पर झुक गया। वैसे भी वो क्रिसमस के बारे में नहीं सोचना चाहता था। हॉगवर्ट्स में आने के बाद वो पहली बार यहाँ से दूर छुट्टियां मनाना चाहता था। क्विडिच पर प्रतिबंध लगा था। उसे इस बात की चिंता थी कि हैग्रिड को प्रोबेशन पर न रख दिया जाए। इस वक्त उसे यहाँ बहुत बुरा लग रहा था। वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में उम्मीद से देखता था, और वो थी डीए की मीटिंग। छुट्टियों में मीटिंग भी नहीं हो पाएगी क्योंकि डीए के ज्यादातर साथी अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। हरमाइनी अपने माता पिता के साथ स्कीइंग करने जा रही थी। इस खबर में रॉन ने बड़ी दिलचस्पी ली, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मगलू पैरों पर लकड़ी के संकरे पटिए बांधकर बर्फीले पहाड़ों पर नीचे फिसलते हैं। रॉन अपने घर जा रहा था। हैरी कई दिन तक उससे ईर्ष्या करता रहा। आखिरकार हैरी ने उससे पूछ ही लिया कि वो क्रिसमस पर घर कैसे जा रहा है। ये सुनकर रॉन बोला, लेकिन तुम भी तो चल रहे हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मम्मी ने मुझे कोई सप्ताह भर पहले चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने तुम्हें भी घर साथ लाने को कहा था। हरमाइनी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई, लेकिन हैरी का दिल बल्लियों उछलने लगा। रॉन के घर क्रिसमस मनाने का विचार सचमुच अद्भुत था। हालांकि हैरी को इस बात का मलाल भी हो रहा था कि वो सीरियस के साथ छुट्टियां नहीं मना पाएगा। वो सोच रहा था कि क्या वो मिसेस विस्ली को मना सकता है कि वे त्योहार के वक्त उसके गॉडफादर को भी आमंत्रित कर ले। वैसे वो जानता था कि डंबलडोर सीरियस को ग्रिमॉल्ड चौक से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देंगे, और इसके अलावा मिसेस विजली भी सीरियस को नहीं बुलाना चाहेंगी, क्योंकि उन दोनों में अक्सर मतभेद होते रहते थे। सीरियस ने आग में पिछली बार दिखने के बाद से हैरी से कोई संपर्क नहीं किया था। हालांकि हैरी जानता था कि अम्ब्रिज की लगातार निगरानी के कारण उससे संपर्क करने की कोशिश करना मूर्खता होगी। लेकिन उसे ये कल्पना पसंद नहीं आई कि सीरियस अपनी माँ के पुराने घर में अकेला रहे और शायद क्रीचर के साथ इकलौता पटाखा खींचे। छुट्टियों के पहले की आखिरी डीए मीटिंग के लिए हैरी आवश्यकता कक्ष में जल्दी आ गया, और इस बात के लिए उसने खुद को बधाइयां दी, क्योंकि मशालें रोशन होने पर उसने देखा कि डॉबी ने वहां भी क्रिसमस की सजावट कर दी थी। डॉबी के अलावा कोई और छत से 100 सुनहरे गुब्बारे नहीं लटका सकता था, जिनमें से हर एक पर हैरी की तस्वीर हो और लिखा हो, क्रिसमस की दिली शुभकामनाएं हैरी। हैरी ने आखिरी गुब्बारे को उतारा ही था कि दरवाजा खुला और लूना लवगुड अंदर आ गई। वो हमेशा की तरह खोई खोई लग रही थी। हेलो,
उसने अस्पष्टता से कहा और बची कुची सजावट को देखा। बहुत अच्छे हैं। क्या तुमने लगाया था? हैरी ने कहा। नहीं, ये काम डॉबी नाम के घरेलू जिन्न का था। मिसल्टो, लूना ने सपनीली आवाज में कहा और सफेद बोरियों के बड़े झुरमुट की तरफ इशारा किया जो लगभग हैरी के सिर पर रखा था। वो उसके नीचे से कूदकर दूर हट गया। लूना ने गंभीरता से कहा, बहुत अच्छा किया। इसमें अक्सर नॉर्गल्स भरे रहते हैं। हैरी ये पूछने से बच गया कि नॉर्गल्स क्या होते हैं, क्योंकि उसी समय एंजेलिना, केटी और एलिसिया आ गई थी। वे तीनों हाँफ रही थी और बहुत ठंडी दिख रही थी। अच्छा, एंजेलिना ने नीरस स्वर में कहा और अपना चोगा उतारकर एक कोने में फेंक दिया। हमने आखिर तुम्हारा विकल्प खोज लिया है। हैरी ने चकराकर पूछा। मेरा विकल्प खोज लिया है? तुम्हारा, फ्रेड और जॉर्ज का, एंजेलिना ने अधीरता से कहा। हमें खोजी मिल गई है। हैरी ने जल्दी से पूछा, कौन? केटी ने जवाब दिया, जिनी विजली। हैरी मुंह खोलकर उसे देखता रहा। हाँ, मैं जानती हूँ। एंजेलिना ने छड़ी निकालकर बाह घुमाई। लेकिन वो सचमुच बहुत अच्छी है। जाहिर है तुम्हारे जितनी अच्छी तो नहीं है। उसने उसे बहुत बुरी तरह से देखते हुए कहा। लेकिन चूंकि हम तुम्हें नहीं रख सकते। हैरी का मन हुआ कि वो पलटकर जवाब दे दे। क्या वो एक पल के लिए भी कल्पना कर सकती है कि टीम से निकाले जाने के बारे में हैरी उससे 100 गुना अफसोस। क्या वो एक पल के लिए ये कल्पना कर सकती है कि टीम से निकाले जाने के बारे में हैरी को उससे 100 गुना अफसोस नहीं होगा? उसने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए पूछा, और मारक? एंड्रयू कर्क, एलिसिया ने बिना उत्साह के कहा, और जैक स्लोपर। दोनों ही बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो लोग ट्रायल्स में आए थे उनमें से बाकी तो बहुत मूर्ख थे। रॉन, हरमाइनी और नेविल ने आने से ये निराशाजनक बातचीत रॉन, हरमाइनी और नेविल के आने से यह निराशाजनक बातचीत खत्म हो गई। 5 मिनट के भीतर कमरा इतना भर गया कि हैरी एंजेलिना की गुस्से और हिकारत भरी नजरों को देखने से बच गया। ठीक है, उसने उन सभी को व्यवस्थित करते हुए कहा। मैं सोचता हूं कि आज शाम को हमें उन सभी चीजों को दोहराना चाहिए जो हमने अब तक की हैं, क्योंकि छुट्टियों से पहले यह हमारी आखिरी मीटिंग है और 3 हफ्ते के अंतराल से पहले कोई नई चीज शुरू करने से कोई फायदा नहीं। हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं? जकारियस स्मिथ ने असंतुष्ट फुसफुसाहट में कहा, जो इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में सुनाई दे गई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहां नहीं आता, फ्रेड ने जोर से कहा। हमें सचमुच अफसोस है कि हैरी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई। कई विद्यार्थी खी करने लगे। हैरी ने देखा कि जो हंस रही थी और उसे अपने पेट में जानी पहचानी खलबली महसूस हुई, जैसे वो सीढ़ी उतरते समय एक पायदान पर पैर रखना भूल गया हो। हम जोड़ियां बनाकर प्रैक्टिस करते हैं, हैरी ने कहा। हम 10 मिनट तक बाधा सम्मोहन का अभ्यास करेंगे। फिर हम कुशन बाहर निकालकर स्तब्धीकरण मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं। आदेश का पालन करते समय उन सभी ने जोड़ियां बना ली। हैरी हमेशा की तरह नेविल का पार्टनर बन गया। जल्दी ही कमरा बाधितों की चिल्लाहटों से भर गया। विद्यार्थी 1 मिनट के लिए स्तब्ध हो जाते थे, जिस दौरान उनका पार्टनर दूसरी जोड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता था। फिर वे होश में आ जाते थे और मंत्र पढ़ते थे। नेविल में इतना सुधार हो चुका था कि वो पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद जब हैरी लगातार 3 बार बेहोश होने के बाद होश में आया, तो उसने नेविल से रॉन और हरमाइनी के साथ प्रैक्टिस करने को कहा, ताकि वो कमरों में चारों तरफ घूमकर बाकी विद्यार्थियों को देख सके। जब वो चो के पास से गुजरा तो वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। हैरी ने उसके पास से बार बार गुजरने के प्रलोभन से बचने की कोशिश की। 10 मिनट तक बाधा सम्मोहन का अभ्यास करने के बाद उन्होंने सारे फर्श पर कुशन फैला दिए और स्तब्धीकरण मंत्र का अभ्यास करने लगे। जगह सचमुच बहुत कम थी, इसलिए वे सभी एक साथ उस मंत्र का अभ्यास
जगह सचमुच बहुत कम थी, इसलिए वे सभी एक साथ उस मंत्र का अभ्यास नहीं कर सकते थे। इस कारण आधे विद्यार्थी कुछ समय तक दूसरों को मंत्र पढ़ते देखते थे और इसके बाद जल्दी जगह बदल लेते थे। उन सभी को देखते समय हैरी का सीना गर्व से फूल गया। ये सच था कि नेविल ने डीन पर निशाना लगाते समय पद्मा पाटिल को स्तब्ध कर दिया था, पर यह भी बहुत बड़ी बात थी। सभी ने बहुत कुछ सीख लिया था। 1 घंटे बाद हैरी ने सबको रोक दिया। उसने उन सभी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच अच्छे होते जा रहे हो। जब हम छुट्टियों से लौटेंगे तो हम कुछ बड़ी चीजें कर सकते हैं, शायद पितृदेव सम्मोहन भी। रोमांच की बुदबुदाहट होने लगी। हमेशा की तरह विद्यार्थी 2-2, 3-3 करके जाने लगे। ज्यादातर विद्यार्थियों ने विदा लेते समय हैरी को हैप्पी क्रिसमस कहा। खुश महसूस करते हुए उसने रॉन और हरमाइनी के साथ कुशन इकट्ठे किए और उन्हें करीने से जमा दिया। रॉन और हरमाइनी उसके जाने से पहले ही चले गए। वो थोड़ी देर रुका रहा क्योंकि चो अब भी वहां थी और वो आशा कर रहा था कि वो भी उसे हैप्पी क्रिसमस कहेगी। नहीं तुम जाओ, उसने सुना। नहीं तुम जाओ, उसने सुना कि चो अपनी सहेली मैरिटा से कह रही थी। उसका दिल उछलकर उसके गले में पहुंच गया। वो कुशन के ढेर को जमाने का नाटक करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि अब वे अकेले थे और वो उसके बोलने का इंतजार करने लगा। इसके बजाय एक जोरदार सिसकी सुनाई दी। मुड़कर उसने देखा कि चो कमरे के बीच में खड़ी थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्या? वो नहीं जानता था कि वो क्या करे। वो वहां सचमुच खड़ी खड़ी चुपचाप रो रही थी। क्या हुआ? उसने धीरे से कहा। चो ने अपना सिर हिलाया और अपनी आस्तीन से आंखें पोंछी। मुझे अफसोस है, उसने भारी आवाज में कहा। मुझे लगता है ये सारी चीजें सीखने के बाद मुझे लगता है कि अगर वो ये सब जानता तो शायद वो भी अब जिंदा होता। हैरी का दिल अपनी सामान्य जगह से नीचे खिसक कर उसकी नाभि के आसपास पहुंच गया। उसे ये पता होना चाहिए था। वो सेड्रिक के बारे में बात करना चाहती थी। उसे ये आता था, हैरी ने भारी आवाज में कहा। वो जादू में निपुण था, वरना वो कभी उस भूल भुलैया के बीच तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर वोल्डेमॉर्ट किसी को मारना चाहता है तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं रहती है। वोल्डेमॉर्ट का नाम सुनते ही चो ने हिचकी ली, लेकिन बिना चिहुके हैरी की तरफ घूरती रही। वो धीरे से बोली, तुम तो बचपन में ही उससे बच गए थे। हाँ, हैरी ने थके अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे उसका कारण नहीं मालूम, किसी और को भी नहीं मालूम। इसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है। ओह मत जाओ, चो ने दोबारा रोने जैसी आवाज में कहा। मुझे सचमुच अफसोस है कि मैं इस तरह परेशान हो रही हूं। मैं नहीं चाहती हूं। उसने दोबारा हिचकी ली। हालांकि उसकी आंखें लाल और फूली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत सुंदर दिख रही थी। हैरी बहुत दुखी हो गया। उसे सिर्फ हैप्पी क्रिसमस सुनकर बहुत खुशी होती हुई लगी। मैं जानती हूं कि तुम्हें यह भयंकर लग रहा होगा, उसने अपनी आंखें अपनी आस्तीन पर दोबारा पोंछते हुए कहा। मैं सेड्रिक का जिक्र कर रही हूं, जबकि तुमने उसे मरते हुए देखा था। मुझे लगता है कि तुम उस बात को भूलना चाहते होगे। हैरी कुछ नहीं बोला। यह बिल्कुल सच था, लेकिन यह कहना ठीक नहीं होता। तुम सचमुच बहुत अच्छे टीचर हो, चो ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं पहले कभी किसी को स्तब्ध नहीं कर पाती थी। धन्यवाद, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। वे काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। हैरी के मन में प्रबल इच्छा हो रही थी कि वो कमरे से भाग जाए। दूसरी तरफ वो अपने पैर भी नहीं हिला सकता था।
मिसल्टो, चो ने धीरे से कहा, और उसके सिर से ऊपर मिसल्टो, चो ने धीरे से कहा और उसके सिर के ऊपर छत की तरफ इशारा किया। हाँ, हैरी ने कहा। उसका मुंह बहुत सूख गया था। वैसे शायद इसमें नॉर्गल्स भरे होंगे। नॉर्गल्स क्या होते हैं? क्या पता, हैरी ने कहा। अब वो करीब आ गई थी। हैरी का दिमाग स्तब्ध होने लगा। तुम्हें लूनी से पूछना होगा। मेरा मतलब है लूना से। जो ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जो सिसकी और हंसी के बीच की थी। वो अब उसके और ज्यादा करीब आ चुकी थी। अब वो इतनी करीब थी कि हैरी उसके नाक के चकत्ते गिन सकता था। तुम मुझे सचमुच पसंद हो हैरी। वो सोच नहीं सकता था। उसके भीतर सरसराहट का एहसास फैल रहा था, जो उसके हाथ पैर और दिमाग को सुन्न कर रहा था। वो इतनी ज्यादा करीब थी, वो उसकी पलकों पर चिपका एक एक आंसू देख सकता था। वो आधे घंटे बाद गरुड़द्वार के हॉल में लौटा। हरमाइनी और रॉन आग के पास वाली अपनी पसंदीदा कुर्सियों पर बैठे थे। बाकी सभी विद्यार्थी सोने चले गए थे। हरमाइनी एक बहुत लंबी चिट्ठी लिख रही थी। वो पहले ही आधा चर्मपत्र भर चुकी थी, जो टेबल के सिरे से लटक रहा था। रॉन आग के पास वाली दरी पर लेटा हुआ था और रूपांतरण के होमवर्क को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। जब हैरी हरमाइनी के बगल वाली कुर्सी में धंस गया, तो रॉन ने पूछा, तुम्हें देर कैसे हो गई? हैरी ने जवाब नहीं दिया। वो सदमे की हालत में था। उसका आधा हिस्सा रॉन और हरमाइनी को बताना चाहता था कि अभी अभी क्या हुआ था, लेकिन दूसरा हिस्सा उस रहस्य को अपने साथ कब्र तक ले जाना चाहता था। तुम ठीक तो हो हैरी? हरमाइनी ने अपनी कलम के ऊपर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हैरी ने अधूरे मन से कंधे उचका दिए। सच तो ये था कि वो ये नहीं जानता था कि वो बिल्कुल ठीक था या नहीं। क्या हुआ? रॉन ने पूछा और अपनी कोहनी के सहारे अपना चेहरा ऊंचा कर दिया ताकि हैरी को ठीक से देख सके। क्या हुआ? हैरी ये नहीं जानता था कि वो कैसे बताए। उसे तो ये भी यकीन नहीं था कि वो उन्हें ये बात बताना चाहता था। जैसे ही उसने ये फैसला किया कि वो कुछ नहीं बोलेगा, हरमाइनी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। उसने गंभीरता से पूछा, जो के कारण? क्या मीटिंग के बाद उसने तुम्हें घेर लिया? हैरान होते हुए हैरी ने सिर हिला दिया। रॉन हंस पड़ा और तभी रुका जब हरमाइनी ने उस पर चेतावनी भरी निगाह डाली। रॉन ने नकली गंभीरता से पूछा, तो वो क्या चाहती थी? वो, हैरी ने थोड़े भर्राए स्वर में बोलना शुरू किया। फिर उसने गले को साफ किया और दोबारा बोलने की कोशिश की। वो, हरमाइनी ने तेजी से पूछा, क्या तुमने उसे चूमा? रॉन इतनी तेजी से उठकर बैठा कि उसकी स्याह की दवात पूरी दरी पर फैल गई। इसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उसने उत्सुकता से हैरी को घूरा। बताओ ना, उसने पूछा। हैरी ने रॉन के जिज्ञासा तथा प्रसन्नता के मिले जुले भाव से हरमाइनी की हल्की त्योरियों की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। ओहो, रॉन ने मुक्का लहराकर विजयी अंदाज में रॉन अपना मुक्का लहराकर विजयी अंदाज में उछला और इतनी जोर से हंसा कि खिड़की के पास के कई भयभीत दिख रहे सेकंड ईयर के विद्यार्थी उछल पड़े। हैरी के चेहरे पर अनिच्छा की एक मुस्कान आ गई जब उसने रॉन को दरी पर लुढ़कते देखा। हरमाइनी ने रॉन को हिकारत से देखा और फिर से अपनी चिट्ठी लिखने लगी। तो रॉन ने आखिर हैरी की तरफ देखते हुए कहा, कैसा लगा? हैरी ने एक पल सोचा। गीला। उसने सच्चाई बता दी। रॉन ने एक आवाज निकाली, लेकिन यह बताना मुश्किल था
कि ये उल्लास का संकेत था या घिन का। हैरी ने भारीपन से कहा, क्योंकि वो रो रही थी। ओ, रॉन ने कहा और उसकी मुस्कान थोड़ी कम हो गई। क्या तुम चूमने में सचमुच इतने बुरे हो? क्या पता, हैरी ने कहा, जिसने इस बार विचार नहीं किया था कि वो तत्काल थोड़ा चिंतित महसूस करने लगा। शायद मैं हूं। जाहिर है तुम नहीं हो, हरमाइनी ने खोई खोई आवाज में कहा। वो अब भी अपनी चिट्ठी लिखने में मशगूल थी। रॉन ने बहुत तीखी आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इन दिनों जो अपना आधा समय रोने में बिता रही है, हरमाइनी ने कहा। वो खाते समय रोती है, बाथरूम में रोती है, हर जगह रोती है। रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, थोड़ा सा चूमने से वो खुश हो जाएगी? हरमाइनी दवात में कलम डुबोते हुए गंभीर आवाज में बोली, रॉन। रॉन, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा असंवेदनशील रॉन, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा असंवेदनशील आदमी नहीं देखा। रॉन ने नाराजगी से कहा, ऐसा क्यों? बताओ तो सही, चूमने पर कोई रोता है क्या? हैरी ने थोड़ी हताशा में कहा, हाँ, ऐसा कौन करता है? हरमाइनी ने उन दोनों को देखा और उसके चेहरे पर करुणा का भाव था। उसने पूछा, क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि जो इस समय क्या महसूस कर रही है? नहीं, हैरी और रॉन ने एक साथ कहा। हरमाइनी ने आह भरी और अपनी कलम रख दी। देखो, स्पष्ट है कि सेड्रिक की मौत के कारण वो बहुत दुखी है। इसके अलावा शायद वो दुविधा में भी होगी, क्योंकि पहले उसे सेड्रिक पसंद था और अब वो हैरी को पसंद करती है। और वो ये नहीं सोच पा रही होगी कि उसे कौन ज्यादा पसंद है। फिर वो अपराधी महसूस कर रही होगी। वो सोच रही होगी कि हैरी को चूमना सेड्रिक की याद का अपमान है। उसे ये चिंता भी सता रही होगी कि अगर वो हैरी के साथ घूमने लगेगी तो बाकी विद्यार्थी उसके बारे में क्या कहेंगे। और शायद ये भी तय नहीं कर पा रही होगी कि हैरी के प्रति उसकी भावनाएं क्या हैं, क्योंकि सेड्रिक की मौत के समय वो उसके साथ था। ये सब आपस में गुत्थम गुत्था है और दर्दनाक है। इसके अलावा उसे यह भी डर होगा कि उसे चीलघात की क्विडिच टीम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो आजकल बहुत बुरा खेल रही है। उसकी इस बात के अंत में खामोशी छा गई। फिर रॉन बोला, कोई इतनी सारी भावनाओं को एक साथ कैसे महसूस कर सकता है? उसका दिमाग फट जाएगा। तुम्हारी भावनाएं चाय के चम्मच में आ सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। हरमाइनी ने अपनी कलम दोबारा उठाते हुए बुरा मुंह बनाकर कहा, उसी ने यह सब शुरू किया था। हैरी ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करता। वो तो मेरे पास अचानक आ गई थी और फिर रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। रॉन ने इस विचार पर दहशत में आते हुए कहा, वो तुम्हें दोष नहीं दे रही है दोस्त, तुम्हें उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना था। हरमाइनी ने चिंता से ऊपर देखते हुए कहा, तुमने अच्छा व्यवहार किया था ना, है ना? देखो, हैरी ने कहा और उसे अपना चेहरा गर्म लगने लगा। मैंने उसकी पीठ थपथपाई थी। हरमाइनी ऐसे देख रही थी जैसे बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही हो। देखो, मुझे लगता है कि मामला उससे भी बुरा हो सकता था। उसने कहा, क्या तुम दोबारा उससे मिलोगे? मिलना ही पड़ेगा, है ना? हैरी ने कहा, डीए मीटिंग्स तो होंगी ही, है ना? हरमाइनी ने अधीरता से कहा, तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझते हो हैरी। हैरी कुछ नहीं बोला। हरमाइनी के शब्दों ने भयंकर आशंकाओं का एक नया संसार खोल दिया। उसने ये कल्पना करने की कोशिश की कि वो जो के साथ कहीं जा रहा है, शायद हॉग्समीड, और उसके साथ घंटों अकेला है। जाहिर है चुमने के बाद वो ये उम्मीद कर रही होगी कि वो उसे बाहर ले जाने का प्रस्ताव रखेगा। इस विचार से ही उसके पेट में दर्दनाक
मरोड़ उठने लगी। ओह, हरमाइनी ने एक बार फिर अपनी चिट्ठी में खोते हुए कहा, तुम्हें उसे बाहर ले जाने के बहुत मौके मिलेंगे। अगर वो उसे न ले जाना चाहे तो, रॉन ने कहा, जो अपने चेहरे पर एक असामान्य चतुर्भाव लाकर हैरी को देख रहा था। मूर्ख मत बनो, हरमाइनी ने कहा। हैरी उसे सदियों से पसंद करता है ना हैरी? हैरी ने जवाब नहीं दिया। हाँ, वो जो को सदियों से पसंद करता था, लेकिन जब भी उन दोनों के साथ रहने की कल्पना करता, तो जो हमेशा खुश नजर आती। उसकी कल्पना में जो बेकाबू होकर उसके कंधे पर सुबकती नहीं थी। वैसे तुम ये उपन्यास किसे लिख रही हो? रॉन ने हरमाइनी से पूछा और चर्मपत्र के उस हिस्से को पढ़ने की कोशिश की जो अब फर्श पर घिसट रहा था। हरमाइनी ने चर्मपत्र फौरन उठा लिया ताकि रॉन उसे पढ़ न पाए। विक्टर क्रम? हम और किस विक्टर को जानते हैं? रॉन कुछ नहीं बोला, लेकिन असंतुष्ट दिखने लगा। वे लगभग 20 मिनट तक खामोश बैठे रहे। रॉन ने बड़ी अधीरता और बहुत काटापीटी के बाद रूपांतरण का निबंध पूरा कर लिया। हरमाइनी चर्मपत्र के आखिरी सिरे तक लगातार लिखती रही। फिर उसने चर्मपत्र को सावधानी से तय किया और सील बंद कर दिया। हैरी आग में घूरता रहा और ये सोचता रहा कि काश इस वक्त सीरियस का सिर वहां प्रकट हो जाए और उसे लड़कियों के बारे में कुछ सलाह दे। लेकिन आग धीरे धीरे बुझती रही जब तक कि लाल सुर्ख अंगारे राख नहीं बन गए। चारों तरफ नजर डालने पर हैरी ने पाया कि पूरे हॉल में सिर्फ वे ही लोग बचे थे। जोर की जम्हाई लेते हुए हरमाइनी बोली, अच्छा तो गुड नाइट। फिर वो लड़कियों के कमरों की तरफ जाने वाली सीढ़ी की तरफ चल दी। उसे क्रम में आखिर क्या नजर आता है? रॉन ने पूछा जब वो और हैरी लड़कों के कमरों की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हैरी ने इस बारे में सोचते हुए कहा, देखो, मुझे लगता है कि उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है ना? और वो अंतरराष्ट्रीय क्विडिच खिलाड़ी है। हाँ, लेकिन इसके अलावा? रॉन ने थोड़ा उत्तेजित आवाज में कहा, मेरा मतलब है वो अटपटा और मूर्ख है ना? थोड़ा अटपटा तो है, हैरी ने कहा, जिसके विचार अब भी जो के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उन्होंने खामोशी से दुसाले उतारकर पायजामे पहने। डीन, सीमस और नेविल पहले ही सो चुके थे। हैरी ने अपना चश्मा पलंग के पास वाली टेबल पर रखा और पलंग पर चढ़ गया, लेकिन उसने पलंग के चारों तरफ पर्दे नहीं लगाए। वो नेविल के पलंग के पास वाली खिड़की के बाहर दिखते सितारों को, आसमान को ताकता रहा। काश उसे कल रात को ये अंदाजा लगा लिया होता कि 24 घंटे के भीतर वो चो चैंग को चूम लेगा। उसकी दाहिनी तरफ से रॉन बुदबुदाया, गुड नाइट। गुड नाइट, हैरी ने जवाब दिया। शायद अगली बार, अगर अगली बार ऐसा हो तो वो थोड़ा ज्यादा खुश रहेगी। उसे उससे घूमने चलने के लिए पूछना चाहिए था। वो शायद इसकी उम्मीद कर रही होगी और अब उससे नाराज होगी, या शायद वो बिस्तर पर लेटी लेटी अब भी सेड्रिक को याद करके रो रही होगी। वो नहीं जानता था कि वो क्या सोचे। हरमाइनी के स्पष्टीकरण से सारा मामला आसानी से समझ में आने के बजाय ज्यादा जटिल लगने लगा था। उसने करवट बदलते हुए सोचा, उन्हें हमें यहाँ यही सिखाना चाहिए कि लड़कियों के दिमाग कैसे काम करते हैं। ये ज्योतिष से ज्यादा उपयोगी विषय रहेगा। नेविल ने नींद में सूसू की। रात में कहीं पर उल्लू के बोलने की आवाज सुनाई दी। हैरी ने सपना देखा कि वो डीए के कमरे में वापस पहुंच गया था। जो उस पर आरोप लगा रही थी कि वो झूठे वादे करके उसे वहां ले आया था। जो का आरोप था कि हैरी 150 चॉकलेट मेंढक कार्ड देने के लालच में उसे यहां लाया था। हैरी ने विरोध किया। जो चिल्लाने लगी, सेड्रिक ने मुझे ढेर सारे चॉकलेट मेंढक कार्ड दिए थे।
देखो। उसने अपने दुशाले के भीतर में मुट्ठी भर कार्ड निकालकर हवा में उछाल दिए। फिर वो हरमाइनी में बदल गई, जिसने कहा, देखो हैरी, तुमने उससे वादा किया था। मुझे लगता है अच्छा यही रहेगा कि तुम इसके बजाय कुछ और दे दो, अपनी फायरबोल्ट दे दो। हैरी विरोध कर रहा था कि वो चो को अपनी फायरबोल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो अम्बridge के पास थी, और वैसे भी पूरा मामला मूर्खतापूर्ण था। वो तो डीए के कमरे में सिर्फ क्रिसमस के कुछ गुब्बारे लगाने आया था, जो डॉबी के सिर जैसे थे। सपना बदल गया। उसका शरीर चिकना, सशक्त और लचीला महसूस हो रहा था। वो अंधेरे ठंडे पत्थर पर धातु की चमकती छड़ों के बीच रेंग रहा था। वो फर्श पर पेट के बल रेंग रहा था। अंधेरा था, लेकिन वो अपने आसपास की चीजों को अजीब से रंगों में चमकते देख रहा था। वो अपना सिर घुमा रहा था। पहली नजर में गलियारा खाली था, लेकिन नहीं, एक आदमी आगे फर्श पर बैठा। उसकी ठुड्डी उसके सीने से लटकी हुई थी। उसकी आकृति अंधेरे में चमक रही थी। हैरी ने जीभ बाहर निकाली। उसे हवा में उस आदमी की गंध आ रही थी। वो आदमी ऊँघ रहा था। वो गलियारे के सिरे पर एक दरवाजे पर बैठा था। हैरी का मन हुआ कि वो उस आदमी को काट ले, लेकिन उसे अपनी इच्छा पर काबू रखना होगा। उसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करना था। लेकिन वो आदमी हिल रहा था। जब वो उछलकर खड़ा हुआ तो उसके पैरों से चांदी जैसे रंग का चोगा हट गया। हैरी को अपने ऊपर उसकी धुंधली आकृति दिखी। उसने देखा कि बेल्ट से एक छड़ निकल रही थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने फर्श से अपना सिर उठाया और एक बार, दो बार, तीन बार अपने दांत उस आदमी के मांस में गहराई से गड़ा दिए। उसे अपने जबड़ों के बीच उसकी पसलियों के टूटने और गर्म खून के बहने का एहसास हुआ। वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। फिर वो खामोश होकर गिर गया। वो दीवार से टिककर बेहोश हो गया। फर्श पर खून बह रहा था। उसका माथा बुरी तरह दुखने लगा। वो इतनी जोर से दुख रहा था जैसे फट जाएगा। हैरी, हैरी! उसने अपनी आंखें खोल ली। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जैसा पसीना था। वो बिस्तर की चादरें उसके चारों तरफ लिपटी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके माथे पर गर्म सुर्ख सलाख रखी हो। हैरी! रॉन उसके पास खड़ा हुआ था और बहुत डरा हुआ दिख रहा था। हैरी के पलंग के पैताने के पास कई और आकृतियां थी। उसने अपना सिर हाथों में दबाया, क्योंकि दर्द के मारे वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। वो पलटा और उसने दरी के किनारे पर उल्टी कर दी। वो बीमार है, एक डरी हुई आवाज आई। क्या हमें किसी को बुलाना चाहिए? हैरी, हैरी! उसने रॉन को उसे रॉन को बताना होगा। उसे बताना बहुत महत्वपूर्ण था। गहरी सांस लेते हुए हैरी पलंग से उठा और दोबारा उल्टी ना करने का संकल्प किया। दर्द उसे अंधा किए दे रहा था। तुम्हारे डैडी, उसने हांफते हुए कहा। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। तुम्हारे तुम्हारे डैडी पर हमला हुआ है। क्या? रॉन को कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारे डैडी, उन्हें काट लिया गया है। ये गंभीर है, हर जगह खून था। मैं मदद लेने जा रहा हूं, वो डरी हुई आवाज बोली, और हैरी ने सुना कि कोई कमरे से बाहर भागकर जा रहा है। हैरी, दोस्त, रॉन अनिश्चितता से बोला। तुम तो बस सपना देख रहे थे। नहीं, हैरी ने आवेश में कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण था कि रॉन समझ ले, ये सपना नहीं था, सामान्य सपना नहीं था। मैं वहां था। मैंने इसे देखा था। मैंने ये किया था। उसे सीमस और डीन के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके माथे का दर्द अब थोड़ा कम हो रहा था। हालांकि अब भी पसीना पसीना था और बुरी तरह कांप रहा था। उसने एक बार फिर उल्टी की और रॉन तत्काल बचता हुआ पीछे उछल गया। हैरी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसने हिलते हुए कहा। नेविल मदद लेने गया है। मैं ठीक हूं। हैरी का गला रुंध गया। अपने पायजामे से अपना मुंह पोंछ लिया और बुरी तरह कांपने लगा। मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं है। तुम्हें
तुम्हें अपने डैडी के बारे में चिंता करनी चाहिए। हमें ये पता लगाना होगा कि वे कहाँ हैं। उनके शरीर से बुरी तरह खून बह रहा था। ये एक बड़े सांप ने किया था। उसने पलंग से उतरने की कोशिश की, लेकिन रॉन ने उसे वापस धकेल दिया। डीन और सीमस अब भी पास से कहीं पर फुसफुसा रहे थे। हैरी ये नहीं जानता था कि 1 मिनट गुजरा था या 10 मिनट गुजरे थे। वो तो कांपता हुआ बस यूं ही बैठा रहा और दर्द को अपने निशान से बहुत धीरे धीरे कम होता महसूस कर रहा था। फिर सीढ़ियों के ऊपर किसी के चढ़ने की आवाज आई और उसे नेविल की आवाज दोबारा सुनाई दी। यहाँ पर प्रोफेसर। प्रोफेसर मैकगोनागल अपनी चौकड़ी वाली ड्रेसिंग गाउन में कमरे में तेजी से दाखिल हुई। उनकी नाक पर चश्मा थोड़ा तिरछा लगा हुआ था। क्या हुआ पॉटर? कहाँ दर्द हो रहा है? उन्हें देखकर उसे इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। उसे इस वक्त मायापंछी के समूह के एक सदस्य की जरूरत थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके बारे में खामखा चिंता न करे और अनुपयोगी काढ़े न पिलाए। रॉन के डैडी, उसने उठकर बैठते हुए कहा। उन पर एक सांप ने हमला कर दिया है और मामला गंभीर है। मैंने इसे होते देखा है। तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने इसे होते देखा है? प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी काली भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं नहीं जानता। मैं सोया हुआ था और मैं वहां पहुंच गया। तुम्हारा मतलब है तुमने ये सपने में देखा था? नहीं, हैरी ने गुस्से से कहा। क्या कोई नहीं समझेगा? मैं पहले तो किसी बिल्कुल अलग चीज के बारे में, किसी मूर्खतापूर्ण चीज के बारे में सपना देख रहा था और अचानक उसकी जगह पर वो आ गया। ये असली चीज थी। ये मनगढ़ंत नहीं था। मिस्टर विजली फर्श पर सोए हुए थे और उन पर एक बहुत बड़े सांप ने हमला कर दिया। उनके शरीर से बहुत खून बह रहा था। वे गिर गए। किसी को पता लगाना होगा कि वे कहाँ हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल अपने तिरछे चश्मे से घूरती रही, जैसे उसकी हालत देखकर दहशत में हो। हैरी ने लगभग चीखते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और मैं पागल नहीं हूं। मैंने आपको बताया ना, मैंने ये होते देखा है। प्रोफेसर मैकगोनागल ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है हैरी। अपना ड्रेसिंग गाउन पहन लो, हम हेडमास्टर के पास चलते हैं।